वेलकम टू न्यू सेशन। दिस इज़ अजीम खान और आप देख रहे हैं टेक्निकल अजीम खान चैनल्स। तो आज हमारे पास है ब्लड गैस एनालिसिस पार्ट 2। तो आज हम इसमें पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे कि एबीजीज कैसे ले जाते हैं, एबीजीज का तरीका कैसे है। ठीक है, तो एबीजीज की सैम्पलिंग हम कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैम्पलिंग जो एबीजीज के लिए लेते हैं, ठीक है, इसके लिए ये सीरेंज लेना पड़ता है। ठीक है, ये 3 ml सिरेंज होता है। ओके, सबसे छोटी वाला 3 ml सिरेंज होता है और ये रेडियल आर्टरी से लेते हैं। ठीक है, किस चीज़ से लेते हैं? रेडियल आर्टरी से लेते हैं। तो इसके लिए जो प्रोसेस यूज होता है, इससे पहले एक और टेस्ट है, इसको एलन टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, एलन टेस्ट। एबीजीज टेस्ट से पहले एक और टेस्ट के इसको बोलते हैं एलेंस टेस्ट। तो एलेंस टेस्ट जो है वो एबीजी से पहले करा दिया जाता है। क्यों करा दिया जाता है पहले? क्योंकि ये जो आप हाथ देख रहे हो, तो इसमें एक ऑप्शन यहाँ पर लगाती है, एक ऑप्शन यहाँ पर लगाते हैं, फिर मैच करते हैं कि रेडियल आर्टरी में खून सही तरीके से आते हैं या नहीं आते। ठीक है, तो वेन का एग्जामिनेशन लेते हैं इसी तरह। उसको तो एंजियोग्राफी कहते हैं, लेकिन एलन टेस्ट ऐसे होता है कि जैसे इसमें कहता है कि इसमें प्रेशर है या नहीं है, तो हाथों से दबाता है। ठीक है, चेक करता है, फिर इससे क्या लेता है? एबीजीज लेते हैं। ठीक है, आर्टरी ब्लड गैस लेते हैं, आर्टरी से गैस ब्लड लेते हैं। ठीक है, और इससे क्या करते हैं? एबीजीज करते हैं। ठीक है, तो जब ये टेस्ट लेते हैं तो ये टेस्ट पहुंचा देते हैं कहाँ? यहाँ पर लैब पर ये टेस्ट जो है ये पहुंचा देते हैं कि ये जो लैब वगैरह होते हैं तो वहाँ पर ले जाते हैं। तो इसमें हम पहले क्या चीज़ मालूम करते हैं आर्टियल ब्लड गैस में? इसमें हाइड्रोजन का लेवल, पीएच एसिडिटी, अल्कलाइनिटी का लेवल, PO2 का लेवल, आर्टियल SO2 ऑक्सीजन लेवल, PO2 पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सेचुरेशन। ठीक है, आर्टियल ब्लड से ये लेते हैं। ठीक है, और बेस एक्सिस अमाउंट ऑफ ब्लड, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड। ठीक है, BE मतलब क्या है? बेस अमाउंट ऑफ एक्सिस, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड, वाई एसिडोसिस प्लस अल्किलोसिस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी बताता हूँ, यानी जो एबीजीज टेस्ट आते हैं, ठीक है, तो वो इस तरीके से आते हैं। यानी एबीजीज टेस्ट को जब आप पढ़ते हो तो ये इस वैल्यू को पढ़ेंगे। ठीक है, ये 5 वैल्यूज जो होते हैं, इसके एबीजीज क्या करेंगे आप पढ़ सकते हो। तो 1 बाय 1 में अभी ये करूँगा। ठीक है, ये हमारे पास मिक्स्ड वेनोसिस जो है वो ब्लड होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज़ है कि हमारे पास रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कैसे होगा? हमारे पास जो है O2 का सिचुएशन जो है वो ज़्यादा होगा। किसकी सिचुएशन ज़्यादा होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं पार्शियल। P मतलब पार्शियल प्रेशर, CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज़ में बढ़ जाते हैं? वो बढ़ जाते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में। तो अभी थोड़ा डिस्कस करते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस किस तरह डिस्कस करते हैं? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की तरफ, पर थोड़ा जगह मिल जाए। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो होता है वो कैसे होता है? हमारे पास पीएच वैल्यू होते हैं। एक होता है, इसमें देखेंगे आप पीएच वैल्यू। ठीक है, लेकिन मेन वैल्यू जो इसके होते हैं वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो पीएच वैल्यू क्या होगा? इसमें हमारे साथ CO जो होगा, CO वो इंक्रीज होगा। CO क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, और इसमें जो है पीएच है, पीएच कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा और पीएच है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। पीएच क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ये एक दूसरे की क्या है? रेसिप्रोकल है। इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये एक दूसरे के उलट है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, जब पीएच बढ़ जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड कम रहते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाते हैं तो पीएच कम रहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारे साथ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ और पीएच कम रहेंगे। ठीक है, तो इसमें हम और चेक करते हैं इसको, किस चीज़ को? कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल वैल्यू जो है वो क्या है? ठीक है, तो 35 से 45 तक क्या होता है? नॉर्मल होता है। ये हमारे पास है, ये भी है H हाइड्रोजन आयन। ठीक है, लेकिन मेन वैल्यू है MMHg, ये जो है ये हमारे पास नॉर्मल है। ठीक है, तो जब इससे बढ़ जाते हैं तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस लग जाती है। ठीक है, और इस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो है वो कौन कौन सी बीमारी में लगते हैं?
फर्स्ट ऑफ ऑल तो अस्थमा में लग जाते हैं, ठीक है, अस्थमा में लगते हैं, ठीक है, वन। दूसरी हमारे पास नमूनिया, ओके, ब्रोंकाइटिस, इसके अलावा एटेलोकोइटोसिस, एटेलोकोइटोसिस, ठीक है, इसके अलावा ब्रोंकाइटिस, नर्वस पल्मोनरी इन्फ्यूजन, ठीक है, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जितने भी हमारे पास टीबी, पल्मोनरी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, लेकिन पल्मोनरी, तो इस सब में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है वो क्या होता है, बढ़ जाते हैं, पीएच के लेवल जो है वो क्या होता है, कम रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या इस पेशेंट को क्या होता है, डिजीजनेस होता है, ड्रोजनेस होता है, हेडेक होता है, कोमा होता है, डिस्ट्रीमिया होता है और लो बीपी होता है, ठीक है। इसका ये साइन सिम्टम होता है। पहले तो ड्रोजनेस फील करते हैं, कौन सी फील करते हैं, किस चीज़ को फील करते हैं, ड्रोजनेस को। ड्रोजनेस के बाद इसको हेडेक, कोमा और डिस्ट्रीमिया और लो बीपी, इसका क्या होता है, मेन जो होता है लो बीपी, और इसके साथ क्या है, डिस्ट एरिथमिया जो है इसको क्या होता है, ठीक है। तो ये 4-5 सिम्टम होते हैं इसको, कि ये पड़ जाते हैं, ठीक है, ओके। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसको रिस्पायरेटरी असेसमेंट देंगे, O2 इनहेलेशन देंगे, ठीक है, इसको क्या देंगे, O2 इनहेलेशन। O2 इनहेलेशन क्यों देंगे, कि इसमें ऑक्सीजन का सेचुरेशन ज़्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुए, बाहर निकल जाए। देखो कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह बाहर निकलते हैं, ठीक है, अभी थोड़ा क्लू देता हूँ। हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और प्लस H2O, तो CO2 और H2O को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O को केवल एक पॉजिटिव आयन इधर आ गया और OH माइनस नेगेटिव इधर आ गया, तो केवल एक दूसरे से इंटरेक्शन करता है, तो फिर क्या करता है, एसिडिटी माहौल बना देते हैं, तो इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर के साथ बाहर जाते हैं, ठीक है, ओके। और इसमें O2 इनहेलेशन, लेकिन मेन क्या चीज़ करनी है, इसमें सक्शन, फ्लूइड सक्शन देने पड़ेगा। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसको फ्लूइड सक्शन, O2 इनहेलेशन ये दे सकते हो, फ्लूइड सक्शन और O2 इनहेलेशन, और ये चीज़ जो है वो दे सकते हो, ठीक है। लेकिन और वेंटिलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन भी लाजिम है इसके लिए, बेस्ट ऑप्शन है मैकेनिकल वेंटिलेशन, ठीक है। और इसमें जो है एक और इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, वो क्या है कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या चीज़ है, इसमें आप ओपाइड और सिडेटिव जो है वो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में नहीं दे सकते, ठीक है। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में क्या चीज़ नहीं दे सकते, ओपाइड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सिडेटिव ड्रग्स। तो क्यों नहीं दे सकते, रीज़न क्या है इसका, तो रीज़न ये है कि ये जो सिडेटिव ड्रग्स है ये मोस्ट जो है मिडुला ओब्लांगेटा पर क्या करते हैं, असर करते हैं, और मिडुला ओब्लांगेटा क्या करते हैं, रिस्पायरेटरी को क्या करते हैं, रिस्पायरेटरी का जगह होता है, मेन जगह होता है, तो रिस्पायरेटरी कंट्रोलेशन जो होता है रिस्पायरेशन का, तो वो मिडुला ओब्लांगेटा करते हैं, और ये सिडेटिव ड्रग्स जो है ये क्या करते हैं, मिडुला ओब्लांगेटा को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। तो डोंट बी गिव सेडेटिव ड्रग्स एंड ओपाइड्स, सेडेटिव जो नशे वाले होते हैं, ठीक है, और ओपाइड हमारे पास जो मार्फिन और ये ड्रग्स होते हैं, ठीक है। सेडेटिव ड्रग्स में डेजिपाम आता है, लोरिजिपाम आता है, एसिड ड्रग्स, और ओपाइड में मार्फिन आता है, नालबुपिन आता है, जो इस तरह ड्रग्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये मिडुला ओब्लांगेटा पर असर होता है और फिर रिस्पायरेटरी डिप्रेसिस जो है वो काज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये था हमारे साथ क्या, जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाए और पीएच का लेवल कम हो जाए तो इसको कहते हैं रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। तो हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो कम हो गया। अगर आपको टेस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ते हुए देखे और पीएच का लेवल लो देखे तो आप समझ लेंगे कि इस पेशेंट को रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है, ठीक है। और रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है, इससे पहले एनालाइज टेस्ट किया जाता है, और ये बीपी और नमूनिया इस पेशेंट्स के लिए भी पता लगाते हैं कि इसको रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है या नहीं, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं रिस्पायरेटरी अल्किलोसिस की तरफ। मेन क्या होता है, जब पीएच का ये पीएच है, जब इस पीएच का लेवल जो है वो क्या होता है, बढ़ जाते हैं, ठीक है। पीएच का लेवल बढ़ जाते हैं, तो जब पीएच का लेवल हमारे साथ बढ़ जाते हैं तो ये लाते हैं अल्कनाइलिटी, ठीक है। क्या लाते हैं, अल्कनाइलिटी। तो ये रेसिप्रोकल होता है, इसमें पीएच का लेवल जो है वो हाई होता है, ठीक है।
और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो क्या होता है, लो होता है। तो रेस्पिरेटरी अल्किलोसिस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेस देन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें क्या होता है, लेस तो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें क्या होता है, लेस होता है। और बात ही CO2 कम फ्रॉम आउट ऑफ द बॉडी, इसके लिए क्या इसको ओवर वेंटिलेशन चाहिए, ठीक है, और प्योर लेथर्जी और कंफ्यूजन, टिकिकार्डिया, मसल टेक्नी और एरिथमिया इसको हो सकते हैं, ठीक है। तो मसल टिटनी, लो बीपी हो सकते हैं, ठीक है। तो मसल टिटनी क्या चीज़ है, इसको कैसे होते हैं, ठीक है। तो मसल टिटनी के बारे में बताता हूँ। हमारे साथ होता है इसमें हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। किस चीज़ में, रेस्पिरेटरी अल्किलोसिस में होता है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होता है कि कैलेसीमिया, कैलेसीमिया। तो कैलेसीमिया में क्या होता है, कैल्शियम लेवल जो होता है वो लो होता है, ठीक है। कैल्शियम लेवल लो होता है 8 mmg से कैल्शियम लेवल लो होता है और हाइपोकैलेसीमिया जाते हैं। और फिर क्या हो जाते हैं, CO2 आयन पॉजिटिव हो जाते हैं और फ्रीली हमारे साथ CO2 आयन जो है वो पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है, आयन जो है वो पॉजिटिव हो जाते हैं और फ्रीली ब्लड में क्या होता है, ये सर्कुलेट हो जाते हैं, ठीक है, सर्कुलेट हो जाते हैं और फिर एल्बुमिन से ये बेंड जाते हैं, बेंड करते हैं, ठीक है। जब एल्बुमिन से ये बेंड करते हैं तो फिर क्या लगा जाते हैं, तो हाइपोग्लाइसीमिया हमारे साथ कोमा भी लाते हैं, ठीक है। इसकी तरह और चीज़ नहीं मिलती जो हमारे साथ क्या लाते हैं, कोमा लाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे साथ मसल को एनर्जी नहीं मिलती, ब्रेक डाउन नहीं होती ग्लूकोज की, तो क्या होगा, कैल्शियम नहीं मिलती तो मसल काम नहीं करेगा, ठीक है, मसल वीक हो जाएगी, इस तरह कंफ्यूजन बढ़ जाएगी, कैल्शियम नहीं मिलता है, दिस एरिथमिया हो जाएगा, ठीक है, और प्योर हो जाएगा, लेथर्जी हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके लिए क्या ट्रीटमेंट, क्या चीज़ें, तो इसके लिए ट्रीटमेंट हमारे साथ है क्या चीज़, पेपर बैग। एक हॉस्पिटल में इसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं रेस्पिरेटरी अल्किलोसिस को। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हमने पढ़ा, अब हम क्लिनिकल पढ़ रहे किस चीज़ की, रेस्पिरेटरी अल्किलोसिस की, ठीक है, जिसमें पीएच का लेवल बढ़ जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम रह जाते हैं। तो हॉस्पिटल में एक बैग देते हैं, ठीक है, इस बैग को पेपर बैग के नाम से आता है। किस चीज़ के नाम से, पेपर बैग। तो पेपर बैग के नाम से एक इंस्ट्रूमेंट आता है, ठीक है। तो इसको क्या देते हैं, एक पेपर बैग देते हैं और उसको कहो कि जोर से क्या करो, आपने CO2 को निकालो, CO2 को क्या करेंगे, निकालेंगे। तो ये जब CO2 को बार बार निकालते हैं और बार बार अंदर करते हैं, तो बाहर करना और अंदर करने से CO2 का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें मेन चीज़ अल्किलोसिस में क्या होता है, CO2 का लेवल कम रह जाते हैं, ठीक है। तो फिर ये क्या होता है, रेस्पिरेटरी अल्किलोसिस होता है। ये ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी होना नहीं चाहिए, ये मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। और ये मेंटेन हमारे साथ कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हमारे पास जो है 35 से लेकर 45 mmg तक जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। ये वैल्यू जो है रट्टा करना होगा, ओके। तो इसके बाद क्या करते हैं, इसके साथ इसको इंजेक्शन ग्लूकोनेट देते हैं, IV ग्लूकोनेट, कैल्शियम इंजेक्शन होता है, IV स्टेट इस अल्किलोसिस में यूज होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट, इसको कहते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट क्यों कहते हैं कि इसमें कैल्शियम पैदा हो जाए, फिर हाइपोग्लाइसीमिया नहीं जाएगा, कोमा नहीं आएगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेसिस नहीं जाएगी, तो फिर क्या होगा, पेशेंट को कैल्शियम मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए इसको इंजेक्शन ग्लूकोनेट भी IV स्टेट किए जाते हैं, ओके। तो इसमें क्या होता है, तो पोटाशियम, कैल्शियम, हाँ, और जब आप ABG टेस्ट चेक करते हो तो इसके लिए पहले इसे एनालाइज टेस्ट, ठीक है। तो इससे कौन कौन से टेस्ट जो है चेक करना चाहिए, ठीक है, पहले इस टेस्ट से। तो मैं आपको बता दूं कि ABG टेस्ट से पहले 2 टेस्ट जो है वो लाजिम जो है उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है, इस टेस्ट को लाजिम पढ़ना चाहिए, ओके, बताता हूँ। तो इस टेस्ट को आपके पास ABG टेस्ट लाया, कौन सी टेस्ट लाया, ABG आर्टियर ब्लड ग्लेस टेस्ट आया। तो इसके साथ साथ आप इससे पहले तो आप करेंगे एलेंस टेस्ट जो होता है, कौन सी टेस्ट होता है, एलेंस। तो एलेंस के नाम से टेस्ट आता है, एलेंस टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। एलेंस टेस्ट के बाद ABG टेस्ट करेंगे, पढ़ेंगे। ABG के बाद मेन चीज़ जो होता है ABG टेस्ट से, तो क्या पढ़ेंगे आप, मेन चीज़ आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या चीज़, इलेक्ट्रोलाइट्स। और इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या चीज़ पढ़ेंगे, कैल्शियम और
सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम का लेवल आप चेक करेंगे, सोडियम और इसके साथ कैल्शियम और पोटाशियम भी, ठीक है, पोटाशियम। तो ये 3 लेवल जो है वो लाजिम चेक करना पड़ेगा किस चीज़ में, इलेक्ट्रोलाइट्स में, ठीक है। तो एल एन ए बी जी और इलेक्ट्रोलाइट्स ये तीनों जो है ये मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप ए बी जी टेस्ट पढ़ते हैं तो इससे पहले ये टेस्ट लाजिम पढ़ने होगा हर ए बी जी टेस्ट से पहले। ओके, तो ये तो हो गया हमारे साथ क्या चीज़, रिस्पायरेटरी अल्किलोसिस। तो इसके बाद हमारे पास है क्या चीज़ है, इसके बाद है हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के भी थोड़ा क्या करते हैं, तफसील से पढ़ते हैं। ओके, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या चीज़ पढ़ी होगी, हमने 2 चीज़ को पढ़ा, पीएच हो गया और FiO2 हो गया, क्या चीज़, पीएच एंड FiO2। तो और इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल कम होंगे, ठीक है, PO2 का लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा, O2 सैचुरेशन लेना होगा ऑक्सीजन। इसकी आप अभी पढ़ते हैं किस चीज़ की, HCO3 के बारे में। इसको C3 जो है ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है इसमें लाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक बात है, जब HCO3 जो होता है इसका लेवल जब लो हो जाते हैं तो ऑलरेडी जो है, जब HCO3 का लेवल लो हो जाए तो इस ऑलरेडी इस पीएच का लेवल जो है वो लो हो जाती है, ठीक है। पीएच का लेवल क्या होगा, लो होगा। जब HCO3 बायोकार्बोनेट इसको कहते हैं, बायोकार्बोनेट, क्या चीज़, बायोकार्बोनेट, इसका लेवल कम हो जाते हैं तो इसका लेवल कम हो जाता है, जब इसका लेवल बढ़ जाते हैं तो इसका लेवल बढ़ जाते हैं। तो ये हमारे पास है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। एंड HCO3 इज अल्काइन इन नेचर। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या चीज़ होगा, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हमारे साथ पीएच, HCO3 और पीएच का लेवल जो है वो कम रहेंगे, ठीक है। तो ये पीएच लेवल कम रहेंगे, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो ये बॉडी लेवल क्या होगा, लो होगा, किस चीज़ का, हमने ये बताया HCO3 का और पीएच का लेवल। तो ये जो कम हो जाते हैं तो इसके लिए क्या क्या करते हैं, ये 22 mmg होता है, 22 तो 26 mmg लेवल तक ये लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल लेवल इसका। तो फिर डायबिटिक केटो एसिडोसिस हो सकता है, डायबिटिक, ये मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। डायबिटिक केटो एसिडोसिस हो सकता है, डायबिटिक केटो एसिडोसिस क्यों हो सकता है इसको, ये जब आप डायबिटिक पेशेंट को देख लेंगे, डायबिटिक 2 टाइप्स होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो टाइप 1 वाले को देखेंगे, इसमें इंसुलिन क्या होता है, बिल्कुल नहीं होते, ठीक है, इंसुलिन का लेवल बिल्कुल कम होता है, ठीक है। तो इस पेशेंट में क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज नहीं होती, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें क्या होते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज जो है वो नहीं होती, ठीक है। तो जब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज नहीं होती तो क्या बढ़ जाते हैं हमारे साथ, एक तरफ तो फैट और दूसरी तरफ अमानो एसिड। तो अमीनो ज़्यादा होगा, अमोनिया, और दूसरी तरफ कीटोन ज़्यादा होगा। किस चीज़, कौन सी चीज़ ज़्यादा होगा, कीटोन। तो डायबिटिक एसिडोसिस में कीटोन फैट्स जब ब्रेक डाउन करेंगे तो कीटोन को कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो कीटो एसिडोसिस लगाएगा, डायबिटिक केटो एसिडोसिस इसलिए लग जाते हैं, ठीक है। डायबिटिक केटो एसिडोसिस इसलिए लग जाते हैं क्योंकि फैट्स और अमाइनो एसिड का ब्रेक डाउन होता है और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन नहीं होती, तो इसमें कीटोन बॉडीज बढ़ जाते हैं, कीटोन बॉडी और अमाइनो के बॉडी जब बढ़ जाते हैं तो इसमें लग जाते हैं क्या चीज़, डायबिटिक केटो एसिडोसिस। ओके, तो ये तो इसका प्रोसेस था। दूसरा इसका प्रोसेस जो है हमारे पास क्या है, मल न्यूट्रिशन है। जो मल न्यूट्रिशन नहीं लेते, क्या नहीं लेते, मल न्यूट्रिशन, सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं लेते, ठीक है। और इसके साथ एनसेड और एस्पिरिन जो है वो भी एसिड लेवल को मोर क्या करते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरह इसको ड्राइनेस होता है, डिक्रीज बीपी होता है, लो बीपी होता है। इसके साथ ट्रीटमेंट क्या है, मोर ट्रीटमेंट। इसको मेन चीज़ अभी तो काम से पता चल जाता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस वालों को क्या चीज़ है, तो मेन फ्लूइड थेरेपी और इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगा, कीटो एसिडोसिस नहीं प्रोड्यूस होगी और ग्लूकोज क्या करेगा, ऊपर जाएगा, तो इसकी बीपी भी
मेंटेन हो जाएंगी, ठीक है, और ये चीज़ क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रीटमेंट इसकी क्या है, मोर चीज़, तो इसमें इंसुलिन एंड फ्लूइड थेरेपी। ओके, तो मैं अभी करता हूँ। ओके, हाँ, तो इंसुलिन मेन ट्रीटमेंट इसका है, ट्रीटमेंट डायबिटिक एसिडोसिस, ठीक है। तो इसका जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, डायबिटिक एसिडोसिस मैं इसलिए बोलता हूँ कि ये असल में है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है इसको इंसुलिन, ठीक है, सबक्यूटेनियस भी दिए जाते हैं, ठीक है, और आईएम स्टेट भी किए जाते हैं, ठीक है, फ्लूइड में भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये इंसुलिन या पर को फ्लूइड में डालो और आईवी स्टेट क्या करो, स्टार्ट करो, तो हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसके बाद हमारे साथ कुसमल रिस्पायरेशन जो होता है, इसमें भी होता है एसिडोसिस बढ़ जाती है, ठीक है, और कोमा में भी पेशेंट कोमा से भी जाते हैं, लेकिन जब आप इंसुलिन और फ्लूइड थेरेपी दे दो तो ये कोमा और इस चीज़ से बाहर जा सकते हैं। ओके, एक बात और है, इसमें बोलते हैं मेटाबॉलिक अल्किलोसिस। तो मेटाबॉलिक अल्किलोसिस में क्या होगा, HCl3 और pH लेवल हाई होगी, ये दोनों हाई होगा, ठीक है। मेटाबॉलिक अल्किलोसिस में दोनों हाई होगा, और इसमें स्टमक वोमिटिंग, HCl स्टमक में वोमिटिंग आ जाएगा, ठीक है। HCl जो क्या करेगा, HCl जो मोर एनजी सेक्शन करता है, एनजी सेक्शन जो मोर एनजी सेक्शन करता है, तो इसके लिए होगा और स्क्रीटेड होगा मेटाबॉलिक अल्किलोसिस, ठीक है, जो अल्डोस्टेरॉन मोर बॉडी को देते हैं, अल्डोस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है, अल्डोस्टेरॉन हार्मोन खाते हैं ज़्यादातर, और ज़्यादातर क्या करते हैं, एंटीकोगुलेंट लेते हैं, ठीक है, एंटीकोगुलेंट ड्रग्स जो ज़्यादातर खाते हैं उसको लग जाते हैं, ठीक है, और अमाउंट ऑफ मोर ब्लड और कैल्शियम बेड टू कन्वर्ट बाय कार्बोनेट, ठीक है, जो सिट्रेट लेते हैं, ठीक है, सिट्रेट लेते हैं। तो सिट्रेट क्या करते हैं, सिट्रेट ऐसी चीज़ करता है कि अमाउंट मोर ब्लड से ये क्या करता है, पेस होता है, और ब्लड में क्या होता है, डिवाइड हो जाते हैं, मिलते हैं, और कन्वर्ट होता है बाइकार्बोनेट को, इस चीज़ को बाइकार्बोनेट को, ठीक है। तो इसलिए सिट्रेट ड्रग्स जो है वो नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, तो इसके लिए ट्रीटमेंट हमारे पास जो है ऐसी तरह जो है कोई ड्रग्स देते हैं, ठीक है, इसको ड्रग्स भी आता है, ठीक है, और होल बॉडी ट्रांसफ्यूजन है वो करते हैं। मेन चीज़ ये है कि इसको होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन करो, किस चीज़ में, मेटाबॉलिक अल्किलोसिस में, ठीक है, ये याद रखो। तो ये हमारे पास क्या चीज़ था, ये हमारे पास था एबीजीज टेस्ट, ठीक है। तो थोड़ा पीडीएफ में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो आप समझ चुके होंगे, ठीक है, ये वीडियो क्या करेंगे आप समझ चुके होंगे। ये पीडीएफ फिर दोहराता हूँ, एक बार दोहराता हूँ, ठीक है। पीडीएफ में क्या है, देखो ऊपर जाते हैं। आर्टिकल ब्लड लेस हमने स्टार्ट किया था, बेसिक फिजियोलॉजी एसिड बेस बैलेंस में हमने समझाया था, बफर सोल्यूशन इसमें आता है, नॉर्मल बॉडी फंक्शन, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन जैसे होते हैं मेंटेन होता है, एसिडिक कब रहते हैं, अल्किलोसिस को अल्कोलाइटिक कब होता है, ठीक है, पीएच अल्कोलाइटिक क्या होता है, बफर सोल्यूशन, इस बफर ने मैंने एक्स्ट्रा एक और भी बताया था कि हाइड्रोजन और प्लस पोटाशियम चैनल को हमने पढ़ा था, ठीक है। एक और वो चैनल था, ठीक है, इसमें हमने बफर रेनल रिस्पांस पढ़ा था कि बफर रिस्पांस क्या देगा। मेन चीज़ जो मैंने बताया था लंग है, लंग के बाद जो है मेन प्रॉपर किडनी है, ठीक है, किडनी में होता है मेन प्रॉपर चीज़। एसिड बेस कंट्रोल हमने पढ़ा था, ठीक है, ये इसमें क्या है, कंडीशन ऑफ एसिड बेस इम्बेलेंस, ठीक है, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस अल्किलोसिस में क्या होता है, ठीक है। और ये मैंने ये बताया था कि शॉक में कैसे होता है डायबिटिक, ये हमने वीडियो फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे, रेनल पीरियड कैसे आता है, ठीक है, और नेसोगैस्ट्रिक सेक्शन और ये भी पढ़े थे। वाई डू ब्लड गैस एनालिसिस लिमिटेशन पढ़ा था, ठीक है, फिर सैंपल कैसे लेते हैं इसके बारे में भी बताया है डिटेल से, ठीक है।
और इसके बाद सैम्पलिंग कैसे करते हैं इसके बारे में बताया, ठीक है। स्ट्रिप बाय इंटरफेरेंशन, ये इसके बारे में भी बताया, स्ट्रिप इंटरफेरेंशन। मिल्ट, अभी इसको देखो, इसको थोड़ा दिखा तो चिक SaO2 NPO2 स्ट्रिप 3। मिल्ट हाइपोक्सीमिया, मॉडरेट हाइपोक्सीमिया और सेवियर हाइपोक्सीमिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये SA2 लेवल देखो और PO2 लेवल देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो 90 to 94 नॉर्मल होता है, ठीक है। लेकिन PO2 का ये हुआ क्या है 60-69, मॉडरेट PO2 75, तो क्या होता है ऑक्सीजन लेवल अंदर रखा है तो 75, और ये सेवियर हाइपोक्सीमिया में ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो चुका है, पूरी तक आ चुका है, ठीक है। RTL ऑक्सीजन सिचुएशन। ऐसे हमने स्ट्रिप इंटरफेरेशन बाइकार्बोनेट लेवल पढ़ी थी, ठीक है। जब ये इंक्रीज होगा तो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस आ जाएंगे, CO2, ठीक है। जब CO2 जो है वो ग्रेटर होगा तो ये चीज़ आ जाएगी, जब लेस होगा रिस्पायरेटरी अल्किलोसिस आ जाएंगे, जब ये ज़्यादा हो मेटाबॉलिक अल्किलोसिस आ जाएगी, जब ये लेस होगा तो मेटाबॉलिक लेस नो ग्रेटर होगा, सॉरी, तो मेटाबॉलिक अल्किलोसिस जब ग्रेटर होगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस आ जाएगी, जब ग्रेटर होगा 24 से तो मेटाबॉलिक अल्किलोसिस, जो कम होगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस आ जाएगी, क्योंकि इसमें pH लेवल और बाइकार्बोनेट लेवल जो है वो दोनों होते हैं, ठीक है। तो चिक बेस एक्सेसिव, ठीक है, इसमें फीचर ऑफ अल्किलोसिस ये भी हमने पढ़ा था, ओके। तो ये क्या है हमारे पास पर यूनिट है, ठीक है, ये खुद स्टडी करना पड़ेगी, क्योंकि हाइपो एल्किलीमिया, ठीक है, और एसिडीमिया जो है ये रहता है, ठीक है। हाई, नॉर्मल, ठीक है, थोड़ा पढ़ा देता हूँ ये समझ में आएगा, ओके। ये देखो प्राइमरी रिस्पायरेटरी रेनल कंपेसेशन पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल है, प्राइमरी रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। तो जो ये ज़्यादा हो जाएगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस चीज़ लगा देगा, ठीक है, ओके। तो इसके बाद है हमारे पास स्ट्रिप ऑफ इंटरफेरेंशन, ओके। एग्जाम्पल ऑफ H2H3CO2 नॉर्मल, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस ये हमने पूरी सिचुएशन अपना, अल्किलोसिस मैंने 1 by 1 पढ़ा है, ठीक है। नॉर्मल बाइकार्बोनेट लेवल एसिडोसिस, एग्जाम्पल अल्किलोसिस एसिडोसिस, थैंक्स, ठीक है। तो ये सारे हमने इस पार्ट 2 में ख़त्म की, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़। तो ABG's टेस्ट आपका क्लियर हो, ठीक है।